अपना चैनल में आप सबका स्वागत है। ये भारतीय भूगोल का भाग 5 है, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 5 है। इससे पहले 4 वीडियो है बना हुआ, तो उसको आप पहले देख लीजिएगा, तब ये देखिएगा। ऐसे ये भी देख सकते हैं, समझ तो आएगा ही। ये आज हम चर्चा करेंगे भारत की पठार पे। तो भारत की पठार जो होता है, प्लेट्यू ऑफ इंडिया, वो पठार में और पहले माउंटेन में डिफरेंस हम जानेंगे कि पठार और पहाड़ में क्या डिफरेंस है, प्लेट्यू और माउंटेन में क्या डिफरेंस है। तो माउंटेन का जो हाइट है वो इसके प्लेट्यू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हाइट रहता है, बहुत ज़्यादा हाइट रहता है। लेकिन प्लेट्यू का इसके कंपैरिजन में जो है, माउंटेन के कंपैरिजन में प्लेट्यू का हाइट कम होता है, ठीक है। और इस पे जो है बर्फ़ पाया जाता है, पहाड़ पे माउंटेन पे क्या होता है, बर्फ़ पाया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे पैदावार नहीं होता है, यहाँ पे उपज नहीं होता है, खेती संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं नदी के बहाव के कारण, और इसी वजह से यहाँ पे पैदावार बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि कितना जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है विश्व का, वो कितना प्रतिशत जनसंख्या प्लेट्यू पे रहता है, पठार पे रहता है। तो 9% पूरे विश्व का जनसंख्या है जो पठार पे रहते हैं। और अगर इंडिया में हम बात करेंगे तो 42% जो जनसंख्या है इंडिया का, इंडियन पॉपुलेशन का, वो प्लेट्यू पे रहते हैं, मतलब पठार पे रहते हैं। अब इसका शेप कैसा होता है पठार का, तो ये टेबल के शेप का होता है, मेज नुमा लैंड होता है इस तरह से। इसका ये सरफेस जो है पूरा फ्लैट रहता है। ये सोर्सेस ऑफ मिनरल्स तो है ही, खनिज का भंडार है यहाँ पे। अब देखेंगे इसके आगे जो टाइप्स है, मतलब प्लेट्यू का कितने टाइप का होता है, तो 3 तरह का प्लेट्यू होता है। एक होता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, मतलब अंतः पहाड़ी पठार हो गया। ये अंतः पहाड़ी पठारी मतलब जो ये ज़्यादातर पठार होते हैं वो इसी तरह के पठार होते हैं, और ये पहाड़ों के बीच जो है ये पठार पाए जाते हैं। तो इस तरह के पठार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब मोस्टली इसी तरह का पठार होता है। अब वॉल्केनिक प्लेट्यू क्या हो जाता है, तो इस तरह के प्लेट्यू जो होता है, इस तरह के जो पठार होता है, वो ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे ही इस तरह से बनता है। अब जैसे डिसेक्टेड प्लेट्यू हो गया, विच्छेदित पठार, ये इरोडेड प्लेट्यू होता है, और पर्दित पठार। और सबसे पुराना प्लेट्यू यही है, ये सबसे पुराना पठार यही माना जाता है। अब इंडियन प्लेट्यू में अगर हम बात करेंगे तो भारत के मध्य भाग जो है, मध्य भाग में ये 4 प्लेट्यू पाया जाता है, जिसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। 4 प्लेट्यू कौन कौन सा है, तो मेवाड़ प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया, बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेट्यू हो गया। अब इसके जस्ट नीचे जो है, ये सेंट्रल हाईलैंड के जस्ट नीचे डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है। डेक्कन प्लेट्यू में कितना है, तो 4 प्लेट्यू इसमें भी है, जिसको डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं सम्मिलित रूप से। और 4 है जो इसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं। एक कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू हो गया, और दंडकारण्य प्लेट्यू हो गया। और भी 2 प्लेट्यू है, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, और एक शिलोंग प्लेट्यू हो गया। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और शिलोंग प्लेट्यू जो है वो मेघालय हो गया, असम हो गया, इस एरिया में ये शिलोंग प्लेट्यू है। और शिलोंग प्लेट्यू पे चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। जैसे अब लार्जेस्ट प्लेट्यू अगर हम क्वेश्चन आ जाता है, अगर पूरे विश्व का लार्जेस्ट प्लेट्यू मतलब सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है, तो उसका नाम है पमीर प्लेट्यू। और अगर सबसे ऊंची प्लेट्यू का नाम अगर पूछा जाए तो तिब्बत प्लेट्यू होता है। अगर इंडिया में पूछा जाए लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो दक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा प्लेट्यू है इंडिया का। और हाईएस्ट प्लेट्यू अगर इंडिया में पूछा जाए तो वो लद्दाख का प्लेट्यू है, जो सबसे ऊंचा प्लेट्यू इंडिया का है। अब हम इसको मैप में देखेंगे कि मैप में कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन सा प्लेट्यू पड़ता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड में 4 प्लेट्यू है। एक मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, और मालवा के नाम से जाना जाता है, और फिर बुंदेलखंड हो गया, और बघेलखंड हो गया। तो इतना प्लेट्यू ये इसमें हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये वाला प्लेट्यू है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू का ट्रायंगुलर शेप होता है। तो ये ट्रायंगुलर के शेप में डेक्कन प्लेट्यू है। तो डेक्कन प्लेट्यू में भी 4 हो जाता है। एक ये हो जाता है डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, ये हो गया कर्नाटक प्लेट्यू, ये तेलंगाना प्लेट्यू हो गया, और फिर ये जो है
ये है दंडकारण्य प्लेट्यू। तो पहला जो पोर्शन है वो यहाँ से इस प्रकार से है, और फिर दूसरा जब पोर्शन दिखाया गया है इसमें, तो इस तरह से जो बनाया गया है ये पोर्शन हो गया दूसरा वाला जो कर्नाटक प्लेट्यू है। और तीसरा जो है ये इस तरह से दिखाया गया, तो तीसरा वाला यहाँ पे तेलंगाना प्लेट्यू है। अब इसमें देखेंगे कि मालवा प्लेट्यू में देखेंगे जैसे मेवाड़ प्लेट्यू हो गया, तो मेवाड़ प्लेट्यू में क्या है, तो यहाँ पे एक नदी फ्लो करता है। मेवाड़ प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में अरावली माउंटेन रेंज है। फिर इससे ये जो नीचे है ये विंध्याचल रेंज हो गया, जिसको हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए थे। ये वाला जो दिख रहा है शेप का, तो ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मेवाड़ में कौन सा नदी का बहाव होता है। तो मेवाड़ में जो है बानस नदी का बहाव होता है। बानस नदी इसमें मेवाड़ में बानस नदी बहती है। अब मालवा में कौन सा नदी बहती है, तो मालवा में जो बहती है वो जाना जाता है चंबल रिवर के नाम से, चंबल नदी के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे जो है बुंदेलखंड में वो बेतवा नदी फ़्लो करती है, और बघेल में केन नदी फ़्लो करती है। अब यहाँ से जो है ये नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है, और ये गोदावरी नदी यहाँ से आकर ये भी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ये आकर यहाँ से कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे एक महानदी होता है, महानदी जो सन नदी को डिवाइड करती है, तो यहाँ पे महानदी फिर ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और यहाँ से जो उत्तराखंड से जो नदी चलती है, ये गंगा यमुना, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में पानी बहुत साफ़ रहता है, लेकिन यहाँ पे आते आते, बिहार में आते आते जो है वो गंगा नदी बहुत मलिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमेशा फ़्लो होती रहती है वाटर का, और यहाँ आकर बिहार में वो एक जगह एकत्रित हो जाती है। तो एकत्रित हो जाने से क्या होता है, तो उसका मिनरल्स कम हो जाता है, क्योंकि पानी दूषित हो जाता है, इसलिए ये पानी बहुत गंदा हो जाता है यहाँ बिहार में आकर। लेकिन यहाँ पे जो जहाँ से निकलता है उत्तराखंड से, वहाँ पे पानी का फ़्लो रेगुलर रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे पानी साफ़ मिलती है। अब यही वजह है कि इसका जो पहाड़ी है, ये जो पठार है इसका सेंट्रल हाईलैंड का, तो इसका पठार कुछ इस प्रकार होता है, तो इसमें जल जमाव हो जाता है। तो पैदावार तो यहाँ भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पैदावार होता है तो वो इस पठार में होता है। ये प्लेट्यू जिसको दक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, तो ये दक्कन प्लेट्यू जिस ट्रेंगुलर शेप का है, वो यहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती है, क्योंकि इसका जो शेप है वो इस तरह से है, इस तरह से है। और इस तरह से होने के वजह से ये पानी का फ़्लो है वो हमेशा होते रहता है, और ये फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। और इस साइड में जो है, साइड में लैंड है, साइड में जो है लैंड का एक लेयर है, और जिसके वजह से ये अरबियन सी का जो सलाइन वाटर है वो यहाँ पे नहीं आता है, इसको अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन ये गुजरात का जो भूमि है, यहाँ पे सलाइन वाटर रहता है अरब सागर के वजह से, और अरब सागर के वजह से सलाइन वाटर होने के वजह से ही गुजरात में अच्छा खेती नहीं हो पाता है, वहाँ पे उपज ज़्यादा नहीं होता है। यही कारण है कि वहाँ सलाइन वाटर पाया जाता है। लेकिन इसमें जो साइड में लैंड का लेयर होने की वजह से ये इसमें अरब सागर का या बे ऑफ बंगाल का पानी नहीं आता है, क्योंकि अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में सलाइन वाटर पाया जाता है, जो खेती के लिए अच्छी नहीं है। ये अरब सागर में जो पानी है या फिर बे ऑफ बंगाल में जो पानी है, वो खेती के लिए वो उपजाऊ पानी नहीं है, वो उससे उपजा नहीं हो सकता है। तो ये भी एक वजह है, और इसका इस तरह से होने के कारण हमेशा पानी का फ़्लो होता है, इसलिए ज़्यादा इसे यहाँ पैदावार होता है। लेकिन अगर इसका बात किया जाए शिलोंग प्लेट्यू का, तो शिलोंग प्लेट्यू का जो होता है वो इस तरह से शेप होता है, इस तरह से शेप होता है, और ब्रह्मपुत्रा नदी इधर से फ़्लो होती है। और ये जो है पोर्शन, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ी है, बहुत सारी हिल्स है, जिसके वजह से यहाँ पे हेवी रेनफॉल भी होता है, तो उसका भी पानी यहाँ पे आता है। तो इसलिए यहाँ पे चाय का पैदावार बहुत ज़्यादा होता है, चाय का खेती बहुत ज़्यादा होता है। और चाय की खेती में, टी का जो खेती होती है उसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो एक तो ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी हमेशा फ़्लो करती रहती है इधर से, इसलिए, और एक रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो पठारी भी है वो इस तरह से है, तो यहाँ से पानी हमेशा गिरते रहता है, और ब्रह्मपुत्रा नदी से निकल कर ये पानी मिल जाता है फिर बे ऑफ बंगाल में। अब इसके आगे हम देखेंगे जैसे
कि ये हो गया एक नदी, ये प्लेट्यू जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, लेकिन छोटा नागपुर प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल मतलब काला मिट्टी होता है। तो ब्लैक सॉइल में क्या होता है, तो कॉटन का बहुत ज़्यादा उपज होता है ब्लैक सॉइल में, फिर राइस का बहुत ज़्यादा उपज होता है, फिर अगर शुगर केन का बात करें तो शुगर केन का भी बहुत ज़्यादा उपज होता है। फिर ये जो पोर्शन है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश के और यूपी के एरिया में आता है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड, तो मध्य प्रदेश में रेड मिट्टी पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ रेड मिट्टी पाया जाता है वहाँ पे दाल का खेती बहुत ज़्यादा होता है, पल्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक मिट्टी का लेयर होने के बाद जो है ये वाला पोर्शन वो क्या कहलाया था, वेस्टर्न घाट, और इधर का जो मिट्टी के लेयर के बाद का पोर्शन है इधर, वो क्या कहलाया था, ईस्टर्न घाट। तो अब इसका हम एक एक करके देखेंगे। जैसे दक्कन प्लेट्यू में ये वाला प्लेट्यू का वन पार्ट जो है वो दक्कन ट्रैप हो गया, कर्नाटक प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू, और एक दंडकारण्य प्लेट्यू के बारे में भी देखेंगे। दंडकारण्य प्लेट्यू में क्या होता है, तो टर्मरिक का खेती बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हल्दी का पैदावार वहाँ पे ज़्यादा होता है। अब ये जो गंगा यमुना नदी को यहाँ से दर्शाया गया था, और कृष्णा नदी को के से, जी से, फिर गोदावरी नदी को दर्शाया गया है। यहाँ पे नर्मदा नदी जो फ्लो होती है इधर से, वो फिर ये अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में नर्मदा नदी जाकर मिल जाती है। अब आगे देखेंगे। आगे जैसे मेवाड़ प्लेट्यू हो गया, सेंट्रल हाईलैंड का प्लेट्यू के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड में पहला मेवाड़ प्लेट्यू हो गया। मेवाड़ प्लेट्यू किस जगह पे है, तो राजस्थान में है। और इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या पाया जाता है, तो अरावली माउंटेन रेंज है। अब कहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में अरावली माउंटेन रेंज है, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट में ये अरावली माउंटेन रेंज हो गया, ये वाला सिपका ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज हो गया, और ये जो है ये वाला ये है विंध्याचल माउंटेन रेंज। तो इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली ये वाला माउंटेन रेंज पाया जाता है। ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे, जो ये फेमस है मिनरल्स के लिए, और बानस नदी यहाँ से फ़्लो करती है। लेकिन मालवा पठार जो है, मालवा प्लेट्यू, वो किस वजह से फेमस है, तो ये यहाँ पे भी ज़्यादा पैदावार होती है, और ये जो राजस्थान और एमपी दोनों जगह पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बेलास्टिक रॉक होता है, बेलास्टिक पत्थर होता है, वो होने के वजह से यहाँ का जो सॉइल है वो ब्लैक हो जाता है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल पाया जाता है वहाँ पे कॉटन का पैदावार बहुत ज़्यादा होता है, उपज जो है राइस का भी बहुत ज़्यादा होता है, और शुगर कैन का भी उपज अच्छा होता है। तो जब चंबल नदी यहाँ से फ्लो करती है, चंबल नदी जो है वो फेमस है गली इरोजन के लिए, मतलब नालीदार ओपरदन। यहाँ पे क्या होता है, तो इसको बैड लैंड या बीहड़ भी कहते हैं। बीहड़ क्यों कहते हैं, तो ये पहाड़ी जैसे रहता है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे बीच में गैप है, तो लोग फिर यहाँ भी पहाड़ी है, तो पुलिस अगर यहाँ पे आके आतंकवाद को या फिर जो भी रॉबर्स रहता है उसको ढूंढेगा, और ये यहाँ पे रॉबर्स क्या करते हैं, छिप जाते हैं। तो क्या होता है, तो देख नहीं पाते हैं, और ये अपने आप को सेफ कर लेते हैं, कंफर्ट फील करते हैं। तो इसलिए इस पहाड़ी के बीच में ये पठार जो है वो उस पठार में रॉबर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में अगर बात करें, तो बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है वो एमपी और यूपी में पड़ता है। एमपी और यूपी में पड़ता है, मतलब एमपी और यूपी में पड़ता है, लेकिन इसमें जो नदी बहाव होता है वो बेटवा नदी होता है। और इसमें जो रॉक है वो ग्रेनिटिक रॉक पाया जाता है, ग्रेनिटिक पत्थर। और ग्रेनिटिक पत्थर होने के वजह से ही यहाँ पे रेड सॉइल पाया जाता है। और रेड सॉइल अगर पाया जाता है तो वहाँ पे दाल का फिर उपज ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पे दाल का उपज ज़्यादा होता है। अब इसमें एक और नदी ये मिट्टी पाया जाता है, उसको नाम दिया गया है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल में जहाँ रहता है वहाँ पे व्हीट ज़्यादा होता है, गेहूँ की पैदावार और चावल की पैदावार ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे ये गेहूँ और चावल दोनों का उपज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब देखेंगे बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू जो हो गया, तो बघेलखंड प्लेट्यू कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है होता है ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड के जो पूरब में है वो बघेलखंड है। तो और ये केन रिवर इसमें फ़्लो करता है, केन रिवर। और उसके बाद जो है ये डिवाइड करता है सन नदी को महानदी के द्वारा। तो सन नदी को महानदी से ये डिवाइड करता है। जैसे महानदी यहाँ से फ़्लो होती है, महानदी यहाँ से फ़्लो होती है, तो ये और जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये सन नदी को फिर डिवाइड करके महानदी से डिवाइड करता है सन नदी को, वही बघेलखंड हो गया।
अब इसके बाद देखेंगे हम दक्कन प्लेटू के बारे में। दक्कन प्लेटू जो है वो लार्जेस्ट प्लेटू है इंडिया का। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है, तो दक्कन प्लेटू है। इसका शेप कैसा होता है, तो ट्रायंगुलर शेप का होता है, जैसा कि हम देखे थे इस तरह का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। अब फिर दक्कन ट्रैप जो होता है, दक्कन ट्रैप हम इसमें देखे थे कि इस तरह से इसका पठार था, तो इसका जो शेप हो जाता है वो स्टेयर शेप हो जाता है, सीढ़ी नुमा शेप हो जाता है इसका। और यहाँ पे दक्कन ट्रैप में कौन सा रॉक पाया जाता है, पत्थर पाया जाता है, तो बेसाल्ट रॉक पाया जाता है। बेसाल्ट रॉक पाए जाने की वजह से हम ऊपर देखे थे कि ब्लैक सॉइल वहाँ पे रहता है, काला मिट्टी वहाँ पाया जाता है। और ब्लैक सॉइल जहाँ पाया जाता है वहाँ पे फिर कॉटन का पैदावार होता है, राइस और शुगर कैन का भी उपज ज़्यादा होता है वहाँ। और ये जो दक्कन ट्रैप है ये कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, तो ये एमपी में भी है, मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ये 4 राज्य में दक्कन ट्रैप है। अब इसके बाद देखेंगे कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक प्लेट्यू में जो सोइल पाया जाता है उसका नाम है लैटेराइट सोइल। लैटेराइट सोइल पाए जाने की वजह से यहाँ जो है कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा उपज होता है। कॉफ़ी बहुत उपजाया जाता है। तो कॉफ़ी कहाँ पे उपजाया जाता है, किस माउंटेन के पठार में उपजाया जाता है, ये क्वेश्चन बराबर आ जाता है। तो उसमें है एक बाबा भूदान माउंटेन है जिसके पठार में इसका कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है, उपज होता है। अब कॉफ़ी का अगर कर्नाटक की कोई विशेष जगह का नाम पूछे कि कहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का पैदावार होता है, तो वो चिक्कमंगलूर है जगह का नाम, जहाँ पे कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा ही उपजाया जाता है, चिक्कमंगलूर में। और फिर ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो साउथ ऑफ डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो ऊपर में था इस तरह का शेप था, तो उस मतलब डेक्कन ट्रैप जो था इस तरह का शेप था उसका, डेक्कन ट्रैप का, तो इस तरह का शेप था। तो इसके नीचे में साउथ में क्या था, कर्नाटक प्लेट्यू था। तो कर्नाटक प्लेट्यू था, तो कर्नाटक प्लेट्यू को में जो हाई लैंड होता है, ऊंची जो ज़मीन की परत होती है, उसको क्या कहते हैं, तो मालनाद कहते हैं, मालनाद कहते हैं, मालनाद के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेंगे कर्नाटक प्लेट्यू कहाँ पड़ता है। तो कर्नाटक प्लेट्यू ये जो हो गया, इसमें ये हो गया अपना डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप ये वाला पोर्शन जो है ये डेक्कन ट्रैप हो गया। और इसके नीचे से जो ये ऐसे आया हुआ है ये हो गया कर्नाटक प्लेट्यू। और ये इधर से जो है ऐसे आया हुआ, तो ये तीसरा नंबर का ये तेलंगाना प्लेट्यू हो गया। और ये वाला जो छोटा सा है वो दक्कन प्लेट्यू, ये दंडकारण्य प्लेट्यू है। छोटा वाला को दंडकारण्य प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो अब हम आगे देखेंगे, जैसे तेलंगाना प्लेट्यू के विषय में अब देखेंगे। तो तेलंगाना प्लेट्यू में कौन कौन सा सॉइल पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल भी पाया जाता है, एक लेटेराइट सॉइल भी पाया जाता है। लेटेराइट सॉइल वही जो कि इसमें पाया जाता था, कर्नाटक प्लेट्यू में पाया जाता था। तो लेटेराइट सॉइल जहाँ पाया जाता है वहाँ पे किस चीज़ का पैदावार ज़्यादा होता है, तो रबर का पैदावार ज़्यादा होता है और कॉफ़ी का पैदावार ज़्यादा होता है। हाँ, और ब्लैक सॉइल जहाँ पाया जाता है वहाँ पे क्या ज़्यादा पैदावार होता है, कॉटन का, राइस का और शुगर कैन का ज़्यादा पैदावार होता है। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकेटेड है। और इसमें गोदावरी और कृष्णा नदी की बहाव होती है। और ये बहुत ही उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल लैंड है, यहाँ उपज बहुत ज़्यादा होती है। अब देखेंगे दंडकारण्य प्लेट्यू के विषय में जानेंगे। दंडकारण्य प्लेट्यू जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। और यहाँ पे आयरन इस्पात, बहुत ज़्यादा आयरन इस्पात का सोर्स है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे स्रोत है आयरन इस्पात का, बड़ा स्रोत पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर अब देखेंगे कि रिसोर्सेज जो है इसका यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं किया गया है यहाँ का जो रिसोर्स है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिकली पुअर रीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रिसोर्स है उसका यूटिलाइज प्रॉपर ढंग से हुआ नहीं है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में अगर हम जानेंगे, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में अगर जानेंगे, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पड़ता है, तो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है, जिसके वजह से यहाँ पैदावार कौन कौन सा होता है, एक राइस हो गया, शुगर कैन और कॉटन का पैदावार ज़्यादा होता है। और यहाँ सारा तरह का जो है रॉक पाया जाता है, इसलिए इसको बहुत हाई मिनरल यहाँ रिसोर्स यहाँ पे पाया जाता है। और हाईएस्ट मिनरल रिसोर्स इन इंडिया पाया जाता है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा मिनरल जो है, खनिज का जो स्रोत है वो यहीं पाया जाता है। इसलिए इसको रूर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। रूर स्टेट ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि रूर एक रीजन है जर्मनी का।
तो रूर जर्मनी का रीजन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसको इंडिया का रूर स्टेट कहा गया है। अब इसके जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उसके नॉर्थ में कौन सा प्लेट्यू है, तो हजारीबाग प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउथ में कौन सा प्लेट्यू है, तो रांची प्लेट्यू है। अब इसके आगे हम देखेंगे शिलोंग प्लेट्यू के विषय में। शिलोंग प्लेट्यू जहाँ पे टी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि दिखाए थे इस तरह का होता था इसका पठार, और इधर से फिर महानदी, ये ब्रह्मपुत्रा नदी फ्लो करती थी। अब फिर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये एक मेघालय और असम 2 जगह रहता है। फिर ये इसके नॉर्थ में कौन सा है, तो नॉर्थ में जो हिल्स है वो गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स है, और इसी हिल्स के वजह से यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से और ब्रह्मपुत्रा नदी के पानी जो हमेशा फ्लो होती रहती है, इसके वजह से यहाँ पे चाय का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से होता है। अब आइसलैंड के बारे में जानेंगे। आइसलैंड जो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए थे कि अपलिफ्टेड लैंड, जो ऊंची लैंड हो जाता है और जिसके चारों बगल पानी रहता है, लेकिन ये ऊंची लैंड जो है, जो अवशेष से मिलके या फिर वो जो नदी का जो अवशेष रहता है वो सबसे बन जाता है लैंड, तो उस लैंड को हम आइसलैंड कहते हैं। तो अब आइसलैंड में पढ़ेंगे जैसे, और चारों बगल से पानी से घिरा रहता है, तो इसमें आइसलैंड में एक तो बे ऑफ बंगाल हो गया और एक अरब सागर हो गया। तो इसमें जो मेन आइसलैंड है वो 204 आइसलैंड बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, जो हिमालय के एक्सटेंशन से बना है। और अरबियन सागर में जो है वो 43 मेन आइसलैंड पाया जाता है, जो एक्सटेंशन हुआ अरावली रेंज जो था, अरावली रेंज, उसके अरावली रेंज को एक्सटेंड होने की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब ये देखेंगे कि अंडमान निकोबार आइसलैंड और व्हीलर आइसलैंड इसमें प्रमुख है, और इसमें जो है लक्षद्वीप आइसलैंड और सेलेसाइट आइसलैंड करके है। तो इसमें टोटल कितना आइसलैंड हो गया मेजर आइसलैंड, तो 247 हो गया, क्योंकि 204 आइसलैंड इसका हो गया बे ऑफ बंगाल का एक, और 43 आइसलैंड हो गया अरबियन सी का। तो इस वजह से टोटल 247 आइसलैंड हो गया। लेकिन इंडिया में अगर आइसलैंड की बात किया जाए तो 10,000 से ऊपर है, 10,000 के आसपास है आइसलैंड इंडिया में टोटल आइसलैंड, लेकिन ये मेन आइसलैंड मेजर आइसलैंड 247 ही है। अब इस आइसलैंड के विषय में देखेंगे। सबसे पहले अंडमान निकोबार आइसलैंड के बारे में देखेंगे। अंडमान निकोबार आइसलैंड में क्या हो जाता है, तो इस साइड जैसे अरबियन सागर हो गया, और इस साइड क्या है, तो बे ऑफ बंगाल है। लेकिन अब यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है, तो पहला अंडमान निकोबार का जो आइसलैंड है उसको नॉर्थ अंडमान के नाम से जाना जाता है। तो ये अंडमान का पोर्शन हो गया, और इधर का नीचे का जो है वो निकोबार का पोर्शन हो गया। तो पहला ये जो है वो अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। अब इसको क्या कहते हैं, तो नारकोन डैम वॉल्केनो की वजह से इसका उत्पत्ति हुआ था। नारकोन डैम जो ज्वालामुखी आया था उसके वजह से इसका उत्पत्ति हुआ था। इसमें सैडल पीक है, पीक जो मतलब बहुत ऊंचा स्थान है वो सैडल पीक है, और इसका जो हाइट है वो 739 मीटर हाइट है। और उसके बाद हम देखेंगे दूसरे वाला जो आइसलैंड है, इसको मिडिल आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। तो मिडिल आइसलैंड जो है वो बैरन आइसलैंड, उसमें एक मिडिल आइसलैंड में बैरन आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है मिडिल आइसलैंड को। तो इसमें इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी के कारण। तो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो वो मिडिल अंडमान, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो के बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो वो मिडिल अंडमान ऑप्शन में रहेगा, तो उसका टिक किया जाएगा। फिर तीसरा जो आइसलैंड हो जाता है उसको साउथ अंडमान के नाम से जाना जाता है, और साउथ अंडमान में छोटा छोटा आइसलैंड है। जैसे ये एक आइसलैंड था, उसका नाम था पहले हैवलॉक, लेकिन उसका नाम 2017 में बदल करके स्वराज कर दिया गया। फिर दूसरा जो ये छोटा वाला आइसलैंड है वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर उसका नाम है। और यहाँ पे एक सेलुलर जेल था जो ब्रिटिश के द्वारा 1897 ईस्वी में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल कब बनाया गया था, तो 1897 में बनाया गया था। और फिर ये छोटा वाला आइसलैंड जो है उसको रॉस के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस के बोस द्वीप कर दिया गया उनके नाम पर। और फिर इस साइड जो है ये नॉर्थ सेंटिनल है एक आइसलैंड। तो ये नॉर्थ सेंटिनल के पास जो ट्राइब रहते हैं वो उसका नाम है सेंटनलीज ट्राइब। तो सेंटनलीज
ट्राइब, सेंटिनलीज़ ट्राइब जो रहता है वो बहुत ज़्यादा खूंखार मतलब आदमी रहते हैं। वहाँ पे लोग निर्वस्त्र ही रहते हैं, मतलब वो लोग बहुत आदिवासी तरह के लोग रहते हैं। तो सेंटिनल ट्राइब के लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे किसी को आने नहीं देते हैं। मतलब कोई भी टूरिस्ट हो, अगर कोई भी जाता है तो वहाँ पे उसको मार दिया जाता है। और ये अगर इधर से हेलीकॉप्टर भी पास करे तो ऊपर ये तीरंदाजी बहुत अच्छा से जानते हैं, तो ये तीर चलाना शुरू कर देते हैं या फिर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जाना प्रतिबंध लगा हुआ है। अब जैसे ये वाला आइसलैंड हो गया, तो इसका लिटिल अंडमान है, इसका नाम है लिटिल अंडमान। तो यहाँ पे एक आइसलैंड छोटा सा है जिसका नाम नील था पहले, अब शहीद कर दिया गया है। अब ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये एक पास बना हुआ है जिसको डेक्कन पास कहते हैं। अब अंडमान को निकोबार से कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार से अलग है। अंडमान जो है ये वाला पोर्शन, वो 10 डिग्री चैनल से निकोबार से अलग है। तो वो दिखाया गया है यहाँ पे। अब इसके बारे में देखेंगे निकोबार के बारे में, तो निकोबार में जो ये आइसलैंड है ऊपर वाला, इसको कार निकोबार कहा जाता है। और दूसरा जो आइसलैंड है निकोबार में, उसको लिटिल निकोबार के नाम से जाना जाता है। लिटिल निकोबार में जो है सोम्पेन ट्राइब रहता है। सोम्पेन ट्राइब तो मनुष्य को खाता है, मनुष्य को मार के खा जाता है, तो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है, यहाँ भी जाना प्रतिबंधित है। अब ये वाला जो है ग्रेट निकोबार, जिसको हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। तो अब ग्रेट निकोबार के ये बगल में जो है नियरेस्ट कंट्री वो इंडोनेशिया है। अब इंडोनेशिया में एक सूम तारा करके आइसलैंड है जो इंदिरा पॉइंट से 6 डिग्री चैनल पे अलग है। 6 डिग्री चैनल से मतलब वो डिवाइड किया हुआ है, 6 डिग्री चैनल से ये अलग माना जाता है सूम तारा। तो अगर ग्रेट निकोबार के नज़दीक में कोई कंट्री पूछा जाए, नियरेस्ट कंट्री नियर ग्रेट निकोबार, तो उसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नियरेस्ट कंट्री नियर अंडमान निकोबार, तो म्यांमार हो जाएगा, क्योंकि म्यांमार नज़दीक पड़ता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।